इस प्रोग्राम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी ने हिंदू आस्था का खुलेआम गला घोट दिया है। उस पर अलंबरदारों का तुर्रा है कि उनका दामन पाक साफ है। सोशल मीडिया नहीं, हिंदू समाज राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ताओं को पानी पी पी कर कोस रहा है, पर एक बड़ा वर्ग उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश में महिमा मंडन कर रहा है और कुतर्क कर रहा है कि सभी नीट एंड क्लीन है। चोरी के बहाने सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों को सोशल मीडिया कह रहा है अब तो शर्म करो, आस्था का दान लूटा गया है और उसे कवर अप किया जा रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्र की लापरवाही सामने आ चुकी है, पर उन्हें राम का असल पुजारी बताया जा रहा है। पर यह हास्यास्पद नहीं, सनातन धर्म के मूल्यों का मजाक है। पर सवाल यह है कि गोपाल राव क्यों धर्म भीरू बताए जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र और आरएसएस की एक लॉबी का खेल शुरू हो गया है? अब राम मंदिर में कब्जा खेला जाएगा। इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी और आपके प्रवक्ता संजीव निगम जी होंगे। निगम साहब, अयोध्या के आप प्रभारी भी हैं। पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, जरा उनको भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या, रवि सर, शुरुआत आप ही से करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी तीखा हमला किया है और कहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा की जा रही थी। क्या आपको लगता है, ट्रैक आ गया क्या? हिंदू मुस्लिम का ट्रैक फिर वापस आ गया है क्या? या कह लीजिए कि पूरा चुनाव इसी पॉकेट पे लड़ा जाएगा या इसी प्लॉट पे लड़ा जाएगा? राजेश जी, योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा पुराना चीर परिचित अंदाज है कि वो केवल हिंदू मुसलमान पे ही हमेशा राजनीति की बिसात को बिछाना पसंद करते। इस बार वो बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं, कभी वक्त के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी गोली चलवाने के नाम पे, लेकिन ये नैरेटिव शिफ्ट नहीं हो रहा है। अब मैं वो हनुमानगढ़ी का नाम ले रहे थे राजेश जी, मैं आपके माध्यम से उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ी की दहलीज पे नमाज का तो उन्होंने विरोध आज किया, लेकिन हनुमानगढ़ी की दहलीज के बगल में जनेऊ और खड़ाऊ बेचने वाले कितने मुसलमान भाइयों की दुकान है, वो देश को बता सकते हैं? उन्हीं मुसलमान भाइयों की दुकान से जनेऊ और खड़ाऊ लेकर के हम और आप हनुमानगढ़ी में जाते, हमारी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचता है। एक भी दर्शक या एक भी हमारा संत आस्थावान व्यक्ति नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, और वो पूरी आस्था के साथ, सम्मान के साथ उस जनेऊ की पवित्रता और खड़ाऊ की भी पवित्रता रखते हैं, मिठाई की भी पवित्रता रखते हैं, और हम और आप हनुमानगढ़ी में जाते हैं और जाते रहे हैं। नमाज कभी केवल एक धर्म विशेष द्वारा प्रभु को प्राप्त करने का या उस परवरदिगार की इबादत का एक आराधना का माध्यम है। नमाज कभी गलत नहीं हो सकती, पूजा कभी गलत नहीं हो सकता, प्रार्थना कभी गलत नहीं हो सकती, अरदास कभी गलत नहीं हो सकता, ये जान जी। जी रवि, आप फ्रीज हो गए हैं, मैं दोबारा आता हूं, नेट की प्रॉब्लम लग रही है।
संजीव जी, आप अयोध्या के प्रभारी भी हैं, अयोध्या को बहुत करीब से जानते भी हैं। अभी केजरीवाल जी वहां पर बाकायदा गए थे, प्रदर्शन भी हुआ उनका, और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के असल अनुयायी हम ही हैं और हमारी पार्टी है। आपको क्या लगता है, आस्था के विलेन चंपत राय और अनिल मिश्रा हो गए हैं, या सोशल मीडिया का ये बेवजह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है? राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं अयोध्या का प्रभारी हूं और पिछले दिनों हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल साहब वो अयोध्या पहुंचे थे। साथ में उनके मैं भी था, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी भी थे और सारे लोग थे। वहां जाकर के दर्शन किया। और ये अरविंद केजरीवाल साहब दूसरी बार दर्शन करने पहुंचे हैं। इससे पहले भगवंत मान जी के साथ में आए थे जब मुख्यमंत्री थे। तो उनके दिल में आया उनके कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके की अयोध्या में चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। तो वो पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा और ये पाया, और हम सारे लोग देखने वाले हैं कि एक उम्मीद थी प्रधानमंत्री महोदय से कि ये जो कुछ भी हुआ है, चोरी हुई है, बेईमानी हुई है, हालांकि इस किस्म की 2021 के पहले से वहां की जमीन में की खरीद फरोख्त में, वहां का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उसमें 40% की कमीशन खोरी की बातें आई सामने। तो ये था कि प्रधानमंत्री महोदय छोड़ेंगे नहीं किसी को, ऐसा एक विश्वास था, भरोसा था। लेकिन अब वो भरोसा बिल्कुल टूटता नजर आ रहा है कि वो जो प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। और ये जो सारे मामले आप देख रहे हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों को आपने पकड़ रखा है, इसका जो सूत्रधार है उसको कब लाओगे पकड़ करके? एसआईटी और एफआईआर के नाम पर ये जो तमाशा किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप उसको पकड़िए। इसके द्वारा जो पैसा एकत्र किया जा रहा था सिर्फ इन्हीं 6, 7, 8 लोगों में नहीं बट रहा था, दिल्ली जा रहा था, नागपुर जा रहा था, कहां कहां तक जा रहा है, इसकी पूरी जांच करवाइए। और उन लोगों को, आज मैं सुन रहा था अभी ताजी बात, मुख्यमंत्री महोदय वहां बीकापुर में बोल रहे थे। अरे आज की बात करिए ना मुख्यमंत्री महोदय, तो ताजी घटना घटी उसकी बात करिए ना। क्यों आप पीछे जा रहे हैं? कहां कहां क्या, जिन लोगों ने जो भी कुछ किया उनको सजा मिली, सरकारें बदली, आज आपको प्रभु राम ने मौका दिया है, तो अगर आप भी उसकी सही बात नहीं करोगे तो प्रभु राम आपको बख्शेंगे नहीं। अगर आप सही न्याय नहीं दोगे, प्रभु राम आपको बख्शने वाले नहीं है। राजेश जी, ये मैं सुन रहा था, हिंदू मुसलमान, ये वही जो इनकी पुराना रटाया उस पर ये बात कर रहे थे। अरे छोड़िए भाई, इसको पकड़ करके लाइए, कौन कौन है और कैसे पकड़ोगे, क्या करोगे? और मैं आपको बता दूं राजेश जी, हमारे पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल साहब ने, उन्होंने आज ही अब से 2 घंटे पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आने वाले रविवार को यानी कि परसों दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी आयोजित करेगी। और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में जहां भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो इसका नेतृत्व करेंगे। और इसमें सभी राम भक्त श्रद्धालु, कोई इसका पार्टी से लेना देना नहीं है, सभी उस सुंदरकांड में शरीक होंगे, शिरकत करेंगे। और इसके बाद में हम लोग एक प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। उस पत्र में क्या होगा, उनसे मांग करेंगे कि आपको बड़ी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री महोदय ने ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबरान जो है प्रधानमंत्री महोदय के अत्यंत करीबी बताए जाते हैं, उनके द्वारा चूंकि उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब आप चुप्पी साधे हुए हैं, जब समय है कि इस पे आप कुछ बैठ करके सही निर्णय लें, तो सारे लोग भारतवर्ष से जितने भी हैं, श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। और उसके बाद में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी महोदय क्या कदम उठाते हैं, क्या करते हैं। ये हम लोगों का जो है एक मांग है। और एक संजीव जी, आपके पास आते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी संजय सिंह आपके सांसद हैं, उन्होंने कैसे वहां जमीन खरीदी गई उसका एक ब्यौरा रखा था। आप उसे कितना जायज समझ रहे हैं? क्या वास्तव में क्या उस जमीन के खरीद फरोख्त पर जांच नहीं बैठनी चाहिए क्या? क्योंकि उसे जिस तरह से संजय जी ने रखा, उसे हटा दिया गया। मैं इसी सवाल पे आपके पास आऊंगा। रवि जी, बहुत सारी बातें हैं, संजीव जी ने विषय उठाए हैं, आपको क्या लगता है जो यूपी की बैटल होने जा रही है उसमें राम मंदिर का इशू, चूंकि उनको लगता है, भाजपा को लगता है या आरएसएस को लगता है
कि आपके द्वारा ये इशू जिंदा रखा जाएगा 2027 के बैटल तक, इसलिए वो डरे और सहमे हैं। इसीलिए बार बार पिच हिंदू मुस्लिम की सजाई जा रही है कि आइए उस पर बैटिंग करिए। क्या आपको लगता है ये बैटिंग अब कारगर होगी या ये केवल नाटकबाजी है? राजेश भाई, वो चाहे जितना गोल पोस्ट को शिफ्ट कर लें, जब ये जन भावना से जुड़ा मुद्दा हो गया, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा हो गया, तो उनके लाख प्रयास गोल पोस्ट या ये नैरेटिव शिफ्ट नहीं होगा। देखिए, इसमें मैं जो कह रहा था कि ये मेन मुद्दा है राजेश भाई कि ये त्रिकोणीय हो गई है। पहली लड़ाई नागपुर, दूसरी अयोध्या और लखनऊ मिश्रित रूप से, और तीसरी दिल्ली। दिल्ली बदनाम न हो इसके लिए चंपत राय जी को कटघरे में खड़ा किया गया, नृपेंद्र मिश्र जी को तत्काल आगे किया गया कि जा करके और आक्षेप लगा दीजिए, और उन्होंने कह दिया कि डकैती हो गई। और उन्होंने ये कहा लखनऊ को कटघरे में खड़ा करने के लिए कि ये राज्य सरकार का मसला है और इसमें डीएम को हस्तक्षेप देना चाहिए, यानी नैया पार यही लोग लगाएंगे। का पूरा जो भार था वो अब जैसे गेंद को फेंका जा रहा था भगवान के समय में भरत और राम के बीच में राज्य कौन का, अभी ये ब्लेम के गेंद को फेंका जा रहा है। तीसरी बात, जो मोहन राव जी हैं, मोहन राव जी को इसलिए नहीं आगे किया जा रहा है या उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि ये तार तत्काल जुड़ जाएगा मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी से जैसे जुड़ेगा, देश के पास आरएसएस एक्सपोज हो जाएगी। आरएसएस पिछले 100 साल से पैसे के लेन देन नहीं देती है, तो कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो उनमें तो आपने गोपाल राव की तरफ उंगली उठाई है क्या? अरे गोपाल राव तो मेन कल्प्रिट हैं, जिनको इनवाइटी आपने बनाया था उस ट्रस्ट में, और उनपे तो कोई बातें नहीं हो रही है। हाँ, उस पर नहीं, उनको तो क्लीन चिट दे दी गई है। असल में उनको ये बताया गया कि हिंदू आस्था के हिंदू सनातन और राम मंदिर के असल पुजारी तो वही है गोपाल राव जी, इसलिए वो उनका दामन बिल्कुल पाक साफ है। प्लीज कैरी ऑन सर। राजेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि चंदे की चोरी में 3 लोग जो मुख्य हैं वो तीनों भगवान कृष्ण के नाम से हैं। गोविंद मिश्रा, गोविंद देवपुरी और गोपाल राव, तीनों भगवान कृष्ण के नाम है। अब ये अपराध तो कल से लोग नाम रखना बंद कर दिए, जैसे रावण का नाम रखना लोग नहीं बंद कर दिए, तो अब तो लोग शर्माएंगे कि नाम कैसे रखें। देखिए, थोड़ी गंभीरता ये है कि संघ नहीं चाहता कि उसका यहां से कंट्रोल हटे। जैसे कंट्रोल संघ का हटेगा, तमाम मंदिरों में जहां जहां संघ लूट मचाए पड़ा है, ये बात सामने आ जाएगी। और जो खजाना भरा है भाजपा का, 12,000 करोड़ की एसेट खड़ी हो गई है, ये इसका पोल खुलना शुरू हो जाएगा। और योगी जी को भी, योगी जी के कदम दिल्ली तक न बढ़े, इसके लिए निपटाने में, उनकी छवि को डेंट पहुंचाने में ये सबसे बड़ा काम होगा। इसलिए ये दिल्ली और लखनऊ के खेल में बचाया जा रहा है मोहन भागवत जी को। और सबसे बड़ी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे राजेश भाई, मैं अभी कहा कि हनुमानगढ़ी की मंदिर के बगल में बैठ करके जनेऊ और खड़ाऊ बेचते हैं मुसलमान भाई, तब कोई कहता है वो तो मुख्यमंत्री है, कल पता लगा सकते हैं, कल पता लगा सकते हैं कौन कितना होता है, लेकिन उनको तब नहीं होता है। उनके स्वयं के मठ में, यानी जो गोरक्षनाथ पीठ है, वहां पे भी दान दक्षिणा चढ़ती है। उसका प्रबंधन एक मुसलमान करता है जिसका नाम है यासीन मलिक, और वो 35 साल से हैं, 1-2 दिन से नहीं। आदित्यनाथ जी को देश के सामने ये प्राकट्य करना चाहिए कि यह एक महान व्यक्ति है जिसने हमारे मठ को 35 साल से दाग लगने से बचा दिया। इस व्यक्ति को अब अयोध्या के ट्रस्ट में मैं स्थापित कर रहा हूं और यही वहां का प्रबंध देखेगा। ये नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे यहां सनातन को 17 बार गजनवी लूट के नहीं पहुंचा पाया, औरंगजेब की तलवार आज तक नहीं कुछ कर पाई, और मंदिरों को यानी काशी, मथुरा, अयोध्या में तमाम प्रयास के बाद भी सनातन होता रहा, तो जिस राम के चरण में चढ़ावा है और राम के भक्त और राम के सेवक पूछ रहे हैं, तब सनातन पे कौन प्रश्न उठा रहा है? सनातन पे प्रश्न इनका सिर्फ एक सगुफा है कि ये बात लोग भूल जाएं, लेकिन राजेश भाई ये बात अब भूलने वाली नहीं है। आज जानते हैं, एक बहुत बड़ा और व्यक्ति ने आरोप लगाया
कि गेट पे, राम मंदिर के गेट पे एक मंदिर है, राम दरबार करके 6 करोड़ में जबरदस्ती उसको कब्जा कर लिया गया, उसकी जमीनों को, उसके चढ़ावे को ले लिया गया, और चंपत राय जी कुछ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात, राजेश भाई, जो जांच चल रही है एसआईटी में, और जिसको कहा जाए उनकी रिपोर्ट टॉप सीक्रेट है, यानी हमारे आपके पास तब आएगी जब डोमेन में हो जाएगी, और वो पन्ने जो जिसकी सुविधा के अनुसार है वो पब्लिक डोमेन में आ, जो पन्ने जिसकी सुविधा के लिए लाभप्रद है वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। चंपत राय जी का ये कहना कि फरवरी 2024 में एसओपी हुई थी बैंक के साथ, उस एसओपी में हमारे दस्तखत थे, और 6 फरवरी 2025 को जो बैंक के गोविंद मिश्रा के साथ जो एसओपी हुई उसमें अनिल मिश्रा के दस्तखत थे। मेरा 1000 अयोध्या लौटने का क्यों जो उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, इसका मतलब कि ये जो चोरी का खेल है ये अनिल मिश्रा ने प्रारंभ किया, और बैंक के मैनेजर गोविंद मिश्रा से मिल करके, और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया बैंक के बड़े अधिकारियों को, क्योंकि वो जानते थे कि जब स्टेट बैंक के ऊपर बात आएगी तो यहां से दूर तक जाएगी। तो वो छोटे लोगों में निपटाने के चक्कर में बैंक मैनेजर कैशियर तक ला के सिमटा दिए, और वो उनका चिट्ठी नहीं है राजेश भाई, चिट्ठी नहीं है वो उनका कलमबद्ध बयान है, एसआईटी को दिया, और उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लें और कोर्ट में यही बयान जाएगा। तो ये बताइए, चोरों का एक गिरोह जिसको चोरी के ऊपर का इल्जाम जिसके ऊपर लगता है, उसी गिरोह के सरदार को कहा जाता है कि तुम अब यहां मत बैठो, इस रूम में बैठो, और एक और दूसरे सरदार को कहा जाता है कि प्रबंध तुम आज से देखोगे, और वो सरदार आज भी मां भवानी का टीका लगा करके अपने घरों में बैठ करके अयोध्या से वही सब कंट्रोल कर रहा है। इनको तो तत्काल जेल की कस्टडी में होना चाहिए, तीनों लोगों को, और जो एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं ये तब खुल करके सामने आएगा, तब ये दिल्ली, लखनऊ और नागपुर तीनों के तार तभी एक्सपोज होंगे जब अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद गिरी और चंपत राय ये चारों लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और इसमें सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी, स्वायत्त संस्था जांच करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश का एक आईएएस और एक आईपीएस और एक वित्त विभाग के लोग करेंगे, और जब तक ये आपके संजय प्रसाद जी को रिपोर्ट दी जाती रहेगी, तब तक इस जांच में कुछ नहीं होगा। ये लीपापोती टीम है जो लीप पोत करके बराबर कर देगी, किसी न मछली को फंसले देगी, न किसी सच्चाई को बाहर आने देगी, और लोगों के सामने फिर चुनाव आ रहा है और कोई न कोई ऐसा कांड करा दिया जाएगा, बहुत जरूरी होगा तो एक आध पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल चलवा दी जाएगी, लोगों का ध्यान शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये चंदा चोरी का खुलासा कदापि नहीं होगा जब तक ऐसा नहीं होगा। ठीक बात है रवि जी, आपने तथ्यात्मक रूप से बहुत मतलब चुटीला काउंटर किया है, मतलब दुखती रस पे एक बड़ा हमला किया है। मुझे लगता है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्हें कम से कम आत्मसात तो करना ही चाहिए आपकी वाणी का, और वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो उन्हें आलोचना और समालोचना दोनों ही नापसंद है। और कोई भी व्यक्ति अगर उस ये करता है तो वो उसे देशद्रोही की रास्ते पर, या कह लीजिए उस पर आरोप मढ़ देते हैं। मैं आता हूं और संजीव जी से भी 2-3 बिंदुओं पर लगातार बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ने यह मसला उठाया है। कांग्रेस ने तो उठाया, लेकिन मुझे लगता है संजीव जी ने, वो आपकी संजय सिंह ने जिस तरह से बातें रखी हैं जमीन जायदाद की बिक्री, खरीद और ये सब जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करके आरोप को जांच के घेरे में लेना चाहिए। ये अलग विषय है कि एसआईटी उस पर अभी फोकस नहीं कर रही। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, एक छोटा सा सवाल, चंपत राय और अनिल मिश्रा में तकरार शुरू हो गई है, तनातनी शुरू हो गई, और दोनों गुटों की तरफ से कहा जा रहा है, दोनों ये कह रहे हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सारा कुछ ब्लेम अब अनिल मिश्रा पर मढ़ दिया गया है, चंपत राय की पार्टी ने यह साबित कर दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए राजेश जी, लगातार इस मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं जी और जी। इसमें शुरू से ही ये बातें आ रही हैं कि जैसे ही चंपत राय का मुंह खुलेगा, चंपत राय जब अपना मुंह खोलेंगे तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी को इस पूरे मामले में दोषी ठहराएंगे, और वही उन्होंने किया। उन्होंने सारा दोष अनिल मिश्रा के सिर मढ़ दिया है। अब अनिल मिश्रा बोलेंगे
तो वो किसके सिर बढ़ेंगे इन सब आरोपों को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बात सामने शुरू से आ रही कि उसमें आरएसएस की जो नेतृत्व है वहां तक कहीं ना कहीं इसकी आंच पहुंचने वाली है, और चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सभी आरएसएस से ही जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि आरएसएस और बीएचपी दोनों संगठनों को कहीं ना कहीं से इस मंदिर के दान और चंदा चोरी का जो पैसा था वो वहां पहुंच रहा था। इसीलिए बहुत दिनों तक एसआईटी जांच और जो गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर हुई, उसमें इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि बचने बचाने का खेल खत्म हो चुका है और अब इन लोगों की बारी आ गई है। अब ये देखना है कि एक बार किस तरीके के कितने गंभीर आरोप बढ़ते हैं और वो एसआईटी जांच में किस तरह से टीम लेती है, और जो एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, टिन्नू मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लव कुश और तमाम लोगों के, तो उनके बयान के आधार पर किस तरफ ये जांच मुड़ती है, और क्या जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव, इनके खिलाफ कितनी जल्दी एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इनकी रिमांड ली जाए, गिरफ्तारी की जाए और इनसे पूछताछ हो, जो पुलिसिया पूछताछ हो। चंपत राय के बयान के आधार पर अनिल मिश्रा को कटघरे में खड़े करना ये बहुत न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जिस समय इनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और पुलिसिया जांच शुरू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इन दोनों को रिमांड पर लेने के बाद बहुत सारे नामों का खुलासा और होगा, जो मुझे लगता है कि नागपुर हेडक्वार्टर तक भी संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। संजय जी, एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे थे। गणना में जितने कर्मचारी लगे थे, आज 1 दर्जन कर्मचारियों को कल गुड बाय कर दिया गया है। एक दूसरा 6-7 अब गणना कर्मचारी बचे हैं। ये गुड बाय किए गए कर्मचारियों का क्या मंतव्य है? क्या उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है, इसलिए उनको हटाया गया है और उनसे कहा गया है कि वो तत्काल अयोध्या छोड़ दें, जहां वो रहते हैं वहां चले जाएं, विदिन 6 आवर्स में वो अयोध्या की सरहद पार कर जाएं? इस तरह का मतलब वर्डिक्ट दिया गया है उनको कि मतलब छटनी की जा रही है, तो इस छटनी के साथ ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं और सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? खेल बिगड़े उससे पहले ही सब संभालने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि खेल बिगड़े उससे पहले ही सारी कवायद कोशिश हो रही है कि अगर इन लोगों को इस तरह कहा गया कि 6 घंटे के अंदर आप अयोध्या छोड़ दें, तो निश्चित है, तय मानिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों को जो चढ़ावा चोरी की जो गिनती होती की काउंटिंग होती थी, उसके पैसे कितने गायब होते थे, कहाँ जाते थे, किसके माध्यम से जाते थे, कैसे जाते थे, ये सारी जानकारियां इन सभी को थी और इसी वजह से इन सभी की छटनी नहीं की गई। एक तरीके से इनको, मुझे तो लगता है कि इनको भारी भरकम पैसे भी पे किए गए होंगे कि आप ये रकम उठाइए और आपकी सेवाएं बर्खास्त की जाती है और तत्काल प्रभाव से आप अयोध्या से बाहर हो जाइए, और किसी को ना तो अपनी निशानदेही बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप ये भी ना बताइए, सब कुछ गोपनीय रखकर इन्हें अयोध्या से बाहर खदेड़ दिया गया है। तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि कहीं ना कहीं इन सब पे जो लिंक्स हैं वो इन सब मामलों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनको खदेड़ा जा रहा है कि किसी तरीके से एसआईटी जांच हो या पुलिस की जांच हो, उसमें ये लोग उसकी जद में ना आए कि और जो नाम है या जो सारी चीजें खुलकर सामने आनी है उसका खुलासा जल्दी हो जाए। चलिए, मैं संजय जी आपके पास आता हूँ। कुछ आप थोड़ी देर से भी जुड़े हैं, समय कम है। संजीव जी, एक छोटा सा सवाल, संजय सिंह की ही बात को हम वापस ला रहे हैं। उन्होंने कहा साहब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 18 करोड़ में बेची गई। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि 7 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी उसे 48 करोड़ में बेचा गया है। ये बात भी उन्होंने कही थी। क्या आपको लगता है वहां पर जमीन खेल हो रहा है क्या? और खेल हो चुका है? अब तो जो जिसको बनना था वो बन गया, जिसको बिगड़ना था वो बिगड़ गया। क्या संजीव जी आपको क्या लगता है, आप पार्टी इसको, इस इशू को, चढ़ावा चोरी को तब तक जिंदा रखेगी जब तक ये मुकाम पर ना पहुंच जाए? राजेश जी, हमारे सांसद जो आदरणीय संजय सिंह जी हैं, उन्होंने इस बात की शिकायत 2021 में ही की थी, वहां थाने में रिपोर्ट की थी, उसका लिखित अभी भी है हम लोगों के पास है, जारी भी किया था सांसद जी ने। और दोबारा अभी 13 दस्तावेज लखनऊ में एसआईटी के दफ्तर में जाकर के दे करके आए हैं
और अभी फिर उन्होंने कहा है 4 दिन पहले कि हमारे पास और दस्तावेज हैं, हमें एक बारी और बुलाइए, हमारे पास पुख्ता दस्तावेज है। तो हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, कोई आधारहीन बातें नहीं कर सकते हैं कि जो भी बात है आप उसको अंजाम तक पहुंचावें। और हमें तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री महोदय को ये बातें पता ना हो। प्रधानमंत्री महोदय को सारी बातें पता होंगी। जब उन्हें दूसरी छोटी छोटी बातें पता होती हैं, किस बूथ में कहाँ किसने दिया वोट दिया, कहाँ किसने क्या किया, तो उन्हें पता होंगी। और वो पता होने के बाद भी जानबूझ करके वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उनकी जो चुप्पी है, जो मौन है, ये भी कहीं ना कहीं से बता रहा है कि इनकी जमीन खिसकती जा रही है। और मैंने ये देखा है, अयोध्या में इनका सांसद नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पे लोग बहुत नाराज हैं, उस समय थे और अभी भी। आपने ये बाई इलेक्शन में तो एक सीट जीत ली होगी आपने अपने मशीनरी का इस्तेमाल करके, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं प्रभारी हूं सभी 5 विधानसभाओं में, मैंने भी पीछे जो चुनाव स्थानीय निकाय की वजह तो मैं कहता हूं, लोगों से सुना है। लोग वहां डबल इंजन की सरकार नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं मौसेरे भाइयों की सरकार है। इस किस्म की भाषा शैली वहां इस्तेमाल की जाती है। तो सवाल यह है कि आपने सीखा ही नहीं। एक आपको थप्पड़ पड़ा जब आप अयोध्या से हारे, आपका सांसद वहां से नहीं बना, तो आपको समझ लेना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए कि अब कोई भी ऐसी बात हम ना करें। लेकिन वो लगातार उस समय से ये चोरी बेईमानी होती रही है। और ये बात अगर आपने तो खोली नहीं, चंपत राय ने तो खोली नहीं, अपने स्तर से ही वो जाकर के घर में पकड़ रहे थे, बोले कि हमने वहां पर ये पकड़ा, उनके घर में पकड़ा। आप पहले आपने करवाया, फिर आप पकड़ने का ड्रामा करते रहे, और जब FIR आपने करवाई नहीं, तो ये जो तमाशाबाजी चल रही है, इसका चंपत राय ही अंत करेंगे। चंपत राय ने बोला है कि जब SIT की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं जुबान खोलूंगा। आपने तो अभी उनको हटा दिया, इस्तीफा भी ले लिया है, उनकी ID भी बंद कर दी है। जैसे ही SIT की इनकी जो पूरी होगी तब वो भी खोलेंगे। तो इसका मतलब नहीं है, कड़ियां सीधे सीधे यहां तक जड़ रही हैं। और मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं राजेश जी कि अब उम्मीद बची इस सरकार से, इन मौसेरे भाइयों की सरकार से, कि कोई निर्णय मिलेगा। और आम आदमी जो इस देश का श्रद्धालु है, राम भक्त है, इनको खदेड़ करके आएगा बाहर तक। जो चौकीदारी का ठेका इन्होंने ले रखा है ना, रवि जी आ रहा हूं, चौकीदारी। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि अगर कहीं चोरी हो रही है और कुत्ता ना भौंके तो इसका मतलब है कि वो जानता है। तो ये अब आप समझ लीजिए, नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के हैं। नहीं, बहुत आपने मतलब परोक्ष रूप से इतनी कड़वी बात कह दी है। हालांकि ठीक है, आपने उन्हीं के प्रधानमंत्री का उद्धरण किया है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत चुटीली बात है ये। और दक्षिणपंथी विचारधारा या अवलंबियों को ये कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में डालेगी। मैं संजीव जी आपके पास आता हूं, कई बातें आपके मुखारबिन से हमारे सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कि इस राम मंदिर चैप्टर के पन्ने और खुलेंगे। अभी आता हूं आपके पास। रवि जी, एक छोटा सा सवाल, आस्था के पन्ने पर भ्रष्टाचार का पन्ना हावी हो गया है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में जब SIT की रिपोर्ट खत्म होगी, मैं संजीव जी की ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या बड़े बड़े खुलासे होंगे क्या? और 2027 के बैटल में मसाले खूब सारे होंगे क्या? नहीं राजेश भाई, मैं बिल्कुल इस SIT से उम्मीद नहीं करता कि वो कुछ खुलासे करेंगे, क्योंकि लीपापोती टीम है। इस SIT में अभी तक जो जमीनों के घोटालों का आरोप लगा, उसका एक अल्पांश भी उल्लेख नहीं है। और जमीनों की मैं बताऊं कि आज एक अनिल बंसल करके हैं, अगर मैं सही हूं तो, उन्होंने 2 करोड़ की जमीन 29 करोड़ में बेची थी। और एक पत्रकार न्यूज 24 के मतलब माहौल क्या है उस जमीन तक गए थे, और उसमें चारा बोया गया है। जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई वो अलग है। 2 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख की जमीन बेची गई 29 करोड़ में, जो उस भूमि तक गए थे। और आज जो कल एक मंदिर के, जो राम दरबार मंदिर है, उसके जो प्रबंधक लोग हैं, वो लगाए थे कि इकरारनामा बगैर कब्जा 5 करोड़ 60 लाख में वहां पे लिया गया चंपत राय जी से। चंपत राय जी ने लिया। और जब ये लोग आरोप लगाने पहुंचे कि भाई ऐसा क्या हो गया, बोले आप भी 5-6 करोड़ ले लीजिए। ये ऑन द रिकॉर्ड है, कहा आप भी 5-6 करोड़ ले लीजिए। तो ये, और
1 रुपए में आप अडानी को जमीन दे देते हैं। वहां बड़े बड़े होटलों में जहां कहा जाता है कि भगवान राम हनुमान जी के बाद कोई विराजेगा नहीं, वहां आप कपल्स को रूम दे देते हैं। तो उसको तो आस्था के नाम पे या आस्था की आड़ पे कहा जाता है कि उधरे अंत न हो निभाऊ अकाल नेम जिन रावण राहु। तो रावण ने भी सीता जी के हरण इस चोले का सहारा लिया था। राम रहीम ने भी अय्यासी के लिए जिस चोले का सहारा लिया और अपनी काम वासना को शांत करने के लिए आसाराम ने भी जिस चोले का सहारा लिया, उसी धर्म और चोले के नाम पे अयोध्या को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। और ये सारे सनातनी अब समझ गए हैं कि ये लोग अयोध्या, न इनको राम से मतलब है, न इनको कृष्ण से मतलब है, न इनको बद्रीनाथ से मतलब है, न इनको महाकाल से मतलब है, न इनको किसी भी चीज से मतलब, ये समझिए नहीं है। गोविंद से भी मतलब नहीं है। जमीनों का खेल मथुरा में भी हो रहा है। एक परिवार के 300 खातेदार हैं। एक की जमीन 50,000, दूसरे की 70,000 और तीसरे की 1,20,00,000 की मालियत तय की गई। एक खतौनी में एक खातेदार की जमीन अलग अलग सर्किल रेट की नहीं हो सकती। तो वहां भी हो रहा है। वहां भी यही गोविंद देवपुरी जी हैं, उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट हैं और खूब जो है कॉरिडोर के विकास के, वृंदावन कॉरिडोर के विकास के नाम पे जमीनें खरीदी जा रही हैं। तो इतना पैसा भगवान राम के पास चढ़ावे में आ गया कि चप्पन राय एंड पार्टी, जिसने आरएसएस में इतना पैसा नहीं देखा था, ये पगला गए, रावण जैसे मदांध हो गए। इनको लगा कि इस पैसे को हम जहां चाहेंगे, जिधर चाहेंगे वैसे फूंके। आप देखिए, श्रद्धा से आप अगर 1000 फूल देते हैं चांदी का, तो चंपत राय कहते इसको कहां रखूं मैं, कहां रख दूं इसको मैं? वो कहता है आपके दर्शन हो गए। ये तो हमारी आस्था पे प्रहार की बात है ना। अगर कोई रामायण देता है 9 घंटे आप उससे मिलते नहीं है। कोई जो 2 कुंटल चांदी लेके गया था, उसको आपने बोला कि हम इसकी प्यूरिफिकेशन के बाद आपको दे देंगे। तो ये चंपत राय जी का अपना एक बीमारी है जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म। वो आत्ममुग्ध हो गए थे और वो समझते थे कि एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तो ये जमीन का खेल और जो चढ़ावा आया उसके चोरी का खेल और जो लोगों ने दान दिया उसके घोटाले का खेल और अब एसआईटी के माध्यम से लीपापोती का खेल, दिल्ली और लखनऊ में उलझा करके ब्लेम गेम करने का खेल, इन तीनों लोगों को बाहर छोड़ने का खेल, इनको जेल न भेजने का खेल, इनके ऊपर एफआईआर न होने का खेल, जमीनों का रहस्य उद्घाटन न करने का खेल, ये सारा बताता है कि दिल्ली द्वारा बनाए गए ट्रस्ट पे आंख उठा के भी देखने की हिमाकत लखनऊ की नहीं है। और ये लखनऊ वाले लोग जब तक जुडिशरी में जांच नहीं करेंगे, अंडर कस्टोडियन इनसे इंटरोगेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। वो बैंक का देखिए कर्मचारी पकड़ा जाएगा, 1-2 वहां जो चौकीदार है वो भी पकड़ लिए जाएंगे, 2-4 लोग गिनने माने पकड़ लिए जाएंगे। चंपत राय जी को चुपचाप बैक स्पेस देकर के भेज दिया जाएगा नागपुर में, कहीं और जाके लूटिए और दिल्ली खामोश रहेगी। और जितना डेंट लगाना होगा योगी आदित्यनाथ जी को लगाया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे देश में, चाहे वो केजरीवाल थे, चाहे ममता बनर्जी थी, चाहे वो शरद पवार थे, सबको भाजपा ने निपटा के बोला कि यहीं रहिए। उसी तरीके से अब योगी जी को निपटा के कहेंगे कि अगर जाना है तो लखनऊ से गोरखपुर जाइए, आप अपनी नजर में अब दिल्ली मत देखिए, दिल्ली जो बहुत दूर है। इसलिए इनको ये सब बहुत बड़ी खेल है और इस पे पर्दा उठाना न भाजपा चाहते हैं, न आरएसएस चाहता है। आप और हम चाहे जितना करें, आपको मैं चुनौती से कहता हूं कि इस एसआईटी से कोई पर्दाफाश नहीं होगा। जिस दिन रिपोर्ट आएगी आप एक करिएगा कार्यक्रम और हम आएंगे, और अगर कोई रहस्योद्घाटन होता है तो मैं आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज से कहता हूं, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा उस दिन। ठीक बात है रवि जी, आपने मुसलमान जो खेला जा रहा था उस पर जो काउंटर किया है और खुलासा भी किया है, वो तो सब जग जाहिर हो जाए। संजय जी, क्या राम, कृष्ण और शिव बेचे जा रहे हैं क्या? ये हम मानसिकता समझ लें अब मुसलमान हो गई है क्या? होता है मुकम्मल। हाँ रवि जी, और उसने साबित किया गोरखपुर में, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है मुकम्मल ईमान, और अपने मुकम्मल ईमान का परिचय दिया यासीन अंसारी ने 35 साल से गोरखपुर में। 1 रुपए की चंदा की चोरी का आरोप नहीं लगा। संजय जी प्लीज। मैं रवि जी आता हूं। संजय जी, क्या राम, क्या कृष्ण, क्या शिव खुलेआम बेचे जा रहे हैं क्या?
हमारा माइंडसेट यही हो गया है क्या? हम एक जगह सजाएं, कैनवास बिल्ट करें और उसके बाद हम खूब बेचें उसे। अयोध्या में जो हो रहा है, जो मथुरा में हो रहा है, वृंदावन में हो रहा है, और जो काशी में हो रहा है और महाकाल यानी उज्जैन की में हो रहा है, उसके पीछे की मानसिकता तो यही है क्या? क्या शिव भी बेचे जाएंगे? क्या राम भी बेचे जाएंगे और कृष्ण भी बेचे जाएंगे? क्या हमने भगवान को इतना सस्ता समझ लिया है क्या? संजय जी। देखिए राजेश जी, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। 84 के समय का आप याद करिए कि जब ये रथ यात्रा इनकी शुरू हो रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय, और इलेक्शन में 82 सीट्स आई थी बीजेपी की। तो सत्ता में आने के लिए इतनी बेताबी थी कि 90 तक आते आते इन लोगों ने चिंतन और मंथन जो है इनका सारा का सारा केंद्रित हो गया कि किस तरीके से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को उठाया जाए और कैसे उसको हिंदुत्व की धार दी जाए कि जो हिंदू वोट बैंक है उसमें ज्यादा से ज्यादा सेंधमारी हो और सीटें हमारी बढ़े। और वो कामयाब भी हुआ। 90 के इलेक्शन लीजिए, आप 92 का इलेक्शन लीजिए, जिसमें भी हुआ इनकी लगातार सीटें बढ़ी और उससे इनको फायदा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब से इन्होंने मंदिर का निर्माण किया, देखिए शिला पूजन करने गए, फिर उसके बाद इन्होंने उद्घाटन किया, फिर उसके बाद ध्वजारोहण करने गए, और आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के इलेक्शन होते रहे और इसमें इनको बड़ी कामयाबी मिली है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जितने भी हिंदुत्व के मुद्दे हैं और वो जिस भी मंदिर से जुड़े रहे हैं, वहाँ का जो दान है या चंदा है या चढ़ावा है, उसके जो पैसे हैं कहीं ना कहीं वो सिर्फ ये गुर्गे और छोटे छोटे जो प्यादे हैं उनको निशाना बनाया जाता है। SIT की जांच हो या FIR हो, गिरफ्तारी हो, लेकिन बड़े लोग हमेशा बसते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं की बीजेपी और VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और RSS तीनों को ये पैसे जाते हैं, और तीनों के आप देखिए किस तरीके से पिछले 14 सालों में उत्तर प्रदेश की बात न करें, पूरे भारतवर्ष में इनके जो मुख्यालय हैं वो बड़े पैमाने पर और बहुत करोड़ों अरबों की संपत्तियां लगाकर बनते जा रहे हैं। हर जिले में, हर कस्बे में बीजेपी का, VHP का, बजरंग दल का और RSS का जो भवन है वो बनता जा रहा है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या कोई ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके की है, कोई कैग की रिपोर्ट है कि वो बताएगी कि ये पैसे RSS के पास, VHP के पास, बीजेपी के पास कहाँ से आ रहे हैं? जिस पैसों से इन भवनों को बनाया जा रहा है, इनके मुख्यालय को बनाया जा रहा है, इनके जो संघ चालक होते हैं, विभाग प्रचारक होते हैं, प्रांत प्रचारक होते हैं, जिनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है, जिनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनके पास 1.5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 60 लाख की गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? उनके हाई फाई जो 5 स्टार खर्चे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? तो इस सब पर भी बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है जब इस सब पर बात करनी शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके तार खुलते नजर आएंगे, और ये जो पैसे गायब हो रहे हैं मंदिरों से चंदे के रूप में, चोरी के रूप में, इस सब का खुलासा होने लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी जांच हो रही है उस जांच को मुझे लगता है ऊपर लेवल तक ले जाने की जरूरत है, या फिर इंतजार करना चाहिए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे जो मछली फंसी है वो अपना कंपनी खोलते हैं और तब इन लोगों का नाम लेते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होगा और ये बड़े नाम भी जब में आएंगे, और इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में। संजय जी, एक सवाल तो थोड़ा ये भी बनता है, इस पर भी थोड़ा सा मैं रवि जी आ रहा हूं आपके पास। ये कहा जाता है कि चंपत राय जी एक धोती पहनते हैं, एक बंडी पहनते हैं और सदरी पहनते हैं, और एक गद्दा और चदरा है जो जमीन पे लेट जाते हैं। अगर इतनी ईमानदारी है और इतना उनका संस्कारी व्यवहार है, तो फिर इतना माया मोह क्यों हो रहा है? कहा जाता है उन्होंने शादी भी नहीं की। मैं आपसे जानना चाह रहा था, RSS के लोगों का जिन्होंने शादी नहीं की, बड़ा माया मोह है उनके, वो चाहते हैं कि हमारी पूजा हो। प्रांत प्रचारक जो RSS के हैं या जो छोटे छोटे उनके विभाग प्रचारक हैं, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तेवरों से, अलग अलग स्टाइल से, आप उनका जो रहन सहन देखिए, जब उनको जब बाहर निकलते हैं तो उनका ऑरा देखिए, तो मतलब दंग रह जाता है। और जो सम्मान और जो उनका मतलब ये कह लीजिए कि जो कैनवास बनता है उनका, उससे लोग डरते हैं, भाजपा के लोग उनसे डरते हैं कि साहब ये तो बड़ी बड़ी हस्ती हैं, कुछ कह देंगे तो हमारा टिकट या हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि अब उस पर भी बात की जानी चाहिए? बहुत हो गया भाई।
आप किस वैभव की बात कर रहे हैं? आप वैभव के को तिलांजलि देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वैभव आपके पीछे चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? मैं संजय जी आपसे बात कर चाहता हूं कि आप अपनी राय जाहिर करिए, फिर संजीव जी और रवि जी के पास जाऊंगा। मैं आता हूं दोनों मेहमानों के पास। संजय जी। जी संजय जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं आता हूं दोबारा आपके इसी सवाल पर। संजीव जी, मैं रवि जी आपके पास आता हूं। संजीव जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या आम आदमी पार्टी राम मंदिर के इशू पर अकेले चुनाव यूपी में लड़ने जा रही है, या आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर भाजपा को चुनौती देगी? राजेश जी, आपके इस प्रश्न का जवाब अभी नहीं मिलेगा। अभी इस प्रश्न की इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आपने साफ गोई से इसे बात स्वीकारा है, कोई दिक्कत नहीं। राजेश जी एक मिनट, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि साहब चंपत राय बड़ी सादगी से रहते हैं, ये एक तखत है, एक हमने सुना है वो साबूदाना खा करके रहते हैं। आप साबूदाना खा करके रहे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम उसमें जा ही नहीं रहे। हमें तो मतलब है ये कारवां क्यों लूटा, आप हमें ये बता दीजिए। और इस बात को ये जो है ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो इधर उधर बातों को भटकाते हैं। आप सीधे सीधे आप ये अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला, इन्होंने एक कार पकड़ ली, उनकी जमीन पकड़ ली, उनका मकान पकड़ लिया। ये कहां से मकान खरीदा? अरे वो बताओ जी, जो सांसद कहां से खरीदे जा रहे हैं, विधायक कहां से खरीदे जा रहे हैं, ये आप जो बता दीजिए। ये ऐसे नहीं है, ये राजेश जी, ये जो पैसा हम लोग कह रहे हैं वो ऊपर तक जाता है, दिल्ली तक जाता है, नागपुर तक जाता है। अच्छा, और दुख की बात एक ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विहिप के लोग, इन लोगों को आगे आना चाहिए ना। ये किसी पार्टी का मसला तो है ही नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात है, राम भक्त, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए और उन्हें प्रश्न भी करना चाहिए जब प्रश्न करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं। विनय कटियार जी ने प्रश्न किया, जो मंदिर निर्माण के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने खुद कहा है कि डकैती हो गई है। तो आलोक कुमार जी जो वीएचपी के चीफ है, वीएचपी के जो है अध्यक्ष है, वो कहते हैं सब उनकी जांच कराई जाएगी जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं तरह तरह के। कमाल की बात है, मतलब प्रश्न उठाना गुनाह है, मतलब अभी भी जो है जिसको रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये पर्याप्त है राजेश जी, ये पर्याप्त है। समय आने दीजिए, चुनाव का जब समय आएगा, जनता के पास तो एक ही हथियार है, भगवान राम खदेड़ करके आएंगे, बाहर तक खदेड़ करके आएंगे, सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से और बाहर की जब मौका मिलेगा। ये मानने वाले नहीं है, लेकिन अब जो श्रद्धालु है, राम भक्त है, वो बहुत चौकन्ना है और चारों तरफ से जो है वो अलर्ट है। आने वाले समय में जब भी चुनाव आएंगे उसके माध्यम से वो जवाब देगा। ठीक बात है। संजीव जी आते हैं फाइनल कमेंट के लिए। रवि जी, एक छोटा सा सवाल। राहुल गांधी जी कुछ शांत हैं इस मसले पर। यह अलग बात है कि अजय राय आपके खुल के बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बोल रही है, लेकिन कहां कुछ कसमकस है? रवि जी, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। नहीं राजेश भाई, कोई कसमकस नहीं है। हमारी पूरी पार्टी मनसा वाचा कर्मणा से लगी है। जब प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो बेचारे इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे राहुल गांधी जी भी यही इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो उंगली पकड़ के लाए, ध्वज को फहराए, शिला को किए, तो देखते हैं कि वो कब तक मौन व्रतावलंबी होते हैं। जब प्रधानमंत्री जी का मुंह खुलेगा तो उनके दोगुने अंदाज में राहुल गांधी जी का मुंह खुलेगा। हम लोगों ने कहा कि आप भी जरा शांत रहिए, अभी सैनिकों को लड़ने दीजिए। दूसरी बात देखिए राजेश भाई, 1983 में 4-5 जनवरी 1983 को बनारस में चोरी हुई थी दशाश्वमेध घाट पे, 2.5 किलो सोना का चोरी हुआ और 28 जनवरी को वो पूरा ट्रस्ट भंग करके अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो एक ट्रस्ट बना दिया गया। केवल बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, प्लीज समाप्त करिए। आज तक फिर वहां चोरी हुई नहीं दोबारा कभी, आज तक। जब एक टेस्टेड और ट्रस्टेड फार्मूला है
कि हमारे यहां अगर सरकारी कर्मचारी जो अकाउंटेबल हैं गजेट ऑफ इंडिया से, उनको अगर आप उत्तरदायी बनाएंगे तो वो चोरी को रोकेंगे। जब निरंकुश व्यक्तियों को आप डाल देंगे, मनमाना किसी एक कहते हैं कि 100 साल का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या करेगा भाई? वो तो जानता है कि मैं जनता के प्रति जवाबदार हूं, मैं संविधान के प्रति जवाबदार हूं, क्योंकि संविधान तो मानता नहीं है, ना ही वो धर्म के प्रति जवाबदार है। दूसरी बात, मैं चंपत राय जी से बड़ी जिम्मेदारी से प्रश्न पूछूंगा आपके माध्यम से। जब चंपत राय जी को 21 में पता चल गया इंटरनल ऑडिट में कि एसओपी की आवश्यकता है, एसओपी 2024 में जाके बने। जब चंपत राय जी को महिपाल सिंह ने कहा कि हमें शक है, गिनवाया अभी था, बक्सों में ज्यादा पैसे निकले, महिपाल सिंह को हटा दिया गया। जब निर्माण में दीनानाथ वर्मा ने कहा कि नहीं 40% कमीशन हो रही है, मिट्टी जो 200 रुपए का है वो 2000 में आ रही है, उसको आपने हटा दिया, कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर 5 तारीख को 89,75,000 रुपए रिकवर हो गए थे, तो 7 तारीख को आपने देश से झूठ बोला कि कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। जब 13 जून को आपके पास एसओपी का कॉपी पहुंच गया कि मैंने साइन नहीं किया है, तो आपने 6 जुलाई 2026 को 1 महीने बाद क्यों रहस्योद्घाटन किया? आपका धर्म बनता था कि आप कम से कम तत्कालीन मुख्यमंत्री को बताते कि जिस आस्था के नाम पे इतना बड़ा ये मंदिर है हमारे, इसके साथ अन्याय हो रहा है। क्यों उस बनारस की कंपनी से ही वो लड़के रखे गए? क्यों बाय नेम लड़के आते रहे? बैंक क्यों मनमाना करता रहा? क्यों नहीं सीआईएसएफ के लोग उसकी सुरक्षा किए? 500 प्राइवेट लोग क्यों आ गए? अगर ये सब आपकी स्वीकृति से चल रहा था तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके जिम्मेदार अनिल मिश्रा है या कोई और है। इसके एक जिम्मेदार आप हैं, चाहे ये भाजपा जितना बचाना चाहे, आरएसएस के लोग जितना बचाना चाहे, पीएचपी जितना बचाना चाहे, जो मैसेज जनता में जाना है राजेश भाई जा चुका है। जनता अब जान भी रही है, समझ भी रही है। अब उस बहकावे और फुसलावे में नहीं आएगी कि नहीं भाई पीतल का दिखा के आप सोना कर लीजिए। हमारे एक पार्टी के गृह मंत्री हुआ करते थे, मैं कहता हूं, उन्होंने कहा था कि ये तो जनता सब भूल जाती है। अब वो दौर नहीं रहा, शिंदे जी ने कहा था, अब वो दौर नहीं रहे कि जनता भूल जाती है, जनता सब याद रखती है और जनता वक्त पे जवाब दे रही है। अब तो हाल ये हो गया है कि जब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद गिरी इनको आगे करके आप हाउस अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक इनका पब्लिक अपीयरेंस दूर नहीं करेंगे, जब तक इनकी पहुंच को दूर नहीं करेंगे, तब तक न दूध का दूध होगा, न पानी का पानी होगा, न एसआईटी की रिपोर्ट होगी। और सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी इस एसआईटी के माध्यम से चाहते हैं कि हम दिल्ली पे प्रेशर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वो मोदी होने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास रहेगी तो हमारी सुपरमेसी रहेगी। दिल्ली खामोश है, तो इस दौर में आरएसएस भी भागना चाहता है बच करके। मोहन भागवत जी नहीं बोलते, चंपत राय के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। कौन निपटेगा, कौन फंसेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई बड़ी मछली इस एसआईटी की जांच से नहीं फंसेगी। ब्लेम गेम में इसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 27 तक इस मुद्दे को भी आप शांत नहीं कर पाएंगे। यह मुद्दा जन जन तक पहुंच गया। ठीक बात है रवि जी, आपने फाइनल कमेंट बहुत अच्छा सा किया है। संजय जी, एक छोटा सा सवाल, प्रांत प्रचारकों के वैभव और आरएसएस के वैभव पर हम लोग कर रहे थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन रवि जी की एक बात पर गंभीरता से सबको समझना चाहिए कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर में 1983 में चोरी हुई, मैं तो वहां पढ़ता ही था, मैं तो सब जानता हूं किस परिवार में वो था। लेकिन जब डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई कि सब कुछ देखरेख हुई, वही बात अयोध्या में क्यों नहीं हो रही है? वही बात, वही व्यवस्था मथुरा और वृंदावन में क्यों नहीं हो रही है? वही बात उज्जैन में क्यों नहीं लागू हो रही? क्या आपको लगता नहीं है इसके पीछे का कोई मंतव्य और छिपा हुआ है? यह रहस्य है, वो रहस्य ही बना रहेगा क्या? संजय जी। राजेश जी देखिए, इसमें कोई जी आवाज आ रही है? संक्षेप में और कंक्लूड भी करिएगा संजय जी। अब बिल्कुल, मैं 2 लाइन में आपको कह दूं कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ऐसा किया जा सकता था, मथुरा में भी, काशी में भी, जिस तर्ज पर आप कह रहे हैं उससे अयोध्या में भी किया जा सकता है। और शायद अभी जो ट्रस्ट की बैठक हुई, इसमें इशारा भी साफ हो गया कि डीएम को पावर दी जाएगी और डीएम की अब सुपरविजन में ही सारे काम होंगे और जल्द ही वहां सीईओ की नियुक्ति की बात चल रही है। तो ये प्रशासनिक पावर्स गेन वाले जो स्टंप्स हैं वो लगाए जाएंगे और फिर उनकी निगरानी में सारी चीजें होनी शुरू होंगी। लेकिन
जिस तरीके की चीजें अब बन गई हैं, वो मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीएचपी के लिए। अब इससे उबर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये चीजें स्प्रेड हो गई हैं और उसका सीधा लाभ विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी इस लाभ को लेने में या माइलेज लेने में अभी दिख नहीं रहा है। और आप देखिए कि जिस ये सवाल आपका मौजूद 2027 का चुनाव होना है, चाहे वो पंजाब का हो, हिमाचल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, वो हिंदुत्व की पिच होगी और हिंदुत्व की पिच पे जब चुनाव होगा तो विपक्ष, बड़ी आसान बैटिंग नहीं होगी विपक्ष के लिए कि वो चौके छक्के खुलकर मारेगा, क्योंकि उसको भी घेरा जाएगा और उसके भी जो तमाम काले कारनामे हैं हिंदुओं के खिलाफ वाले, वो उस समय लाए जाएंगे, तो वो बच के कहां जाएगा। तो इसलिए विपक्ष बहुत कमजोर है हिंदुत्व की पिच पे खेलने के लिए। तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा फायदा ले पाना। ठीक बात है संजय जी, बहुत बढ़िया आपने फाइनल कमेंट किए हैं। संजीव जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी चाह रहे थे, क्या केजरीवाल जी और आपकी पूरी टीम आपकी अयोध्या फिर दौरा करने जा रही है क्या? क्योंकि ब्लूप्रिंट यही बनाया गया है कि हम लोग तो अयोध्या में कदम ताल लगातार करते रहेंगे। एक फाइनल कमेंट आपसे। नहीं, अयोध्या में हम 2 बार ही हमारे मुख्यमंत्री जब थे अरविंद केजरीवाल तब भी गए, और अभी जब मुख्यमंत्री नहीं है पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से गए। एक चीज मैं ये कह रहा हूं, जो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं कि साहब फलाने गए, राहुल गांधी जी गए, अखिलेश यादव जी गए, वो गए, अरे कमाल है। मैं पूछ रहा हूं, भारत सरकार का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, आपके मन में प्रश्न नहीं आया आप जाए? आपने राम के नाम पे सरकारें तो बना ली, भगवान का धन्यवाद करके आ जाते कि साहब धन्यवाद आपने हमारी अहम सवाल उठाया आपने। तो अगर मैं राजेश जी, अगर आप भगवान से झूठ बोलोगे, आपने तो सत्यनारायण कथा सुनी होगी, उसमें भी जब प्रश्न किया जाता है इस नौका में क्या लेके जा रहे हो, तो बोले कुछ नहीं, फूल पत्तियां हैं। उन्होंने कहा तथास्तु, धन दौलत ले। अभी आप अगर धन्यवाद नहीं करोगे हे भगवान का, तो वो भी कहेंगे तथास्तु। जाइए, उनमें वो क्षमता है, उनमें वो शक्ति है। अरे धन्यवाद करके आ जाते अमित शाह साहब जी, है बेटे को वहां पर जो है आईसीसी में और बीसीसीआई में आप जो है वहां करवा रहे हो। भगवान का धन्यवाद करने का समय नहीं है, तो अब समय आएगा तो वो आपको तथास्तु करेंगे। बहुत ठीक बात है संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल कमेंट कह दीजिए रवि जी, कह दीजिए बहुत संक्षेप में। और संजय जी का तो धन्यवाद है ही। एक कविता है कि इस दौर में अब तुम सच बोलोगे तो मारे जाओगे। हम जानते हैं कि तुम्हारी कमीज सफेद है, पर हमसे ज्यादा चमकोगे तो मारे जाओगे। मुस्कुराने की अदा अब छोड़ी नहीं तो फिर कुचल दिए जाओगे। बहुत अच्छे रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी, और संजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ भी कहे, पर अयोध्या आज लुटी पिटी अपने आप को समझ रही है। हिंदू नाराज हैं, पर चढ़ावा चोरी में लीपा पोती की पराकाष्ठा पार की जा रही है। राम तो यही कह रहे हैं, अब तो सद्बुद्धि आ जाए। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।